हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एबीजी सैम्पलिंग एंड इंटरप्रिटेशन पे। मोस्ट ऑफ द आईसीयू प्रैक्टिकल लिस्ट इसमें इंक्लूडेड है, जो भी हम करते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन एबीजी। तो एबीजी क्या होता है? एबीजी है आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस, तो एज द वर्ड सजेस्ट, हम आर्टरी के ब्लड के गैस का एनालिसिस करते हैं एबीजी एनालिसिस में। ठीक है, तो ये टेस्ट क्या मेजर करता है? ऑक्सीजन, CO2, ब्लड पीएच, बाइकार्ब, बेस एक्सेस, ये सारी चीज़ें हम मेनली देखते हैं। अगर एक एबीजी की रिपोर्ट उठा के देखोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं, लेकिन हमारा मोस्ट फोकस इन पे होता है। क्यों करते हैं ये टेस्ट हम? पेशेंट का ऑक्सीजनेशन लेवल देखने के लिए, वेंटिलेशन देखने के लिए कि ठीक से वेंटिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेंटिलेटर पे पेशेंट्स है तो एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए। ठीक है, ये आईसीयू में बहुत एसेंशियल होता है। आईसीयू में तो चलता रहता है एबीजी एनालिसिस। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी पे अगर पेशेंट है तो उनके लिए ज़रूरी है। क्रिटिकली इल पेशेंट है तो उसमें भी हम एबीजी एनालिसिस के लिए बोलते हैं। इंडिकेशन क्या है एबीजी करने के लिए? एज ऑलरेडी सेड, हमें ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन और एसिड बेस बैलेंस चेक करने के लिए हम करते हैं। तो जिस भी पेशेंट में अगर ये लगे कि इम्बैलेंस है इनमें किसी में भी, तो हम एबीजी के लिए बोल देते हैं। तो सी, मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स में रिक्वायर्ड है, सस्पेक्टेड एसिड बेस इम्बैलेंस में रिक्वायर्ड है, शॉक, कार्डियक अरेस्ट, सेप्सिस में करते हैं, सीओपीडी, अस्थमा एक्सिबेशन में भी करते हैं, पोस्ट इंट्यूबेशन या एक्सट्यूबेशन इवैल्यूएशन के लिए भी किया जाता है, और अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया या हाइपोक्सिया इस केस में भी करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टीरियल सैम्पलिंग टेक्निक। आर्टीरियल सैंपल कैसे लिया जाता है? तो सबसे पहले इक्विपमेंट क्या है? तो हिपरनाइज सिरिंज चाहिए होती है। प्री हिपरनाइज सिरिंजेस, एबीजी सिरिंजेस अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल्स में। कई जगह पे कई बार नहीं होती है। अगर नहीं है तो आप हिपैरिन जो आता है उसको सिरिंज में लेके एंड देन फ्लश इट बैक, उसी में फ्लश करके छोड़ देना है जो सिरिंज है आपकी हिपरनाइज हो चुकी है। ठीक है, और 2% लिग्नोकेन ऑप्शनल है लोकल एनेस्थीसिया के लिए। मैंने कभी आज तक नहीं दिया, मैंने तो डायरेक्ट ही सैंपल लिया है। देन स्टेराइल ग्लव्स, एंटीसेप्टिक स्वैब्स, देन गॉज, कॉटन, आइस पैक इफ डिले इन एनालिसिस, एंड देन लेबल फॉर सैंपल। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सैम्पलिंग के लिए। कॉमन साइट्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम? तो मोस्टली हम रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं। रेडियल आर्टरी मोस्ट प्रेफर्ड होती है क्योंकि ये इजी है और लेस रिस्क है इसमें। नेक्स्ट आती है फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी अगर रेडियल पैल्पेबल नहीं है तब हम यूज़ करते हैं। तो मोस्टली शॉक वगैरह की कंडीशंस जब होती है तो रेडियल आर्टरी वगैरह पैल्पेबल नहीं होती, तो हम फिमोरल से सैंपल ले लेते हैं। ब्रेकियल आर्टरी ओकेजनली कभी कभी यूज़ की जाती है। एंड देन डॉर्सैलिस पेडिस, ये बच्चों में यूज़ करते हैं या ट्रॉमा वगैरह के केसेस में भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये सारा करने के लिए सैम्पलिंग से पहले हम एक टेस्ट करते हैं जिसको एलेंस टेस्ट बोलते हैं, जो कि हम करते हैं कि कोलेट्रल ब्लड सर्कुलेशन इंटैक्ट है या नहीं है। अगर कोलेट्रल ब्लड सर्कुलेशन इंटैक्ट है तो रेडियल आर्टरी को पंचर करना इज़ ओके। अगर वो इंटैक्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि भाई मुट्ठी बांधो। मुट्ठी बांधने के बाद हम रेडियल को और अल्नर को एक साथ प्रेस करते हैं, रेडियल और अल्नर आर्टरी को। ठीक है, दोनों को प्रेस करके रखा, और उसके बाद क्या करते हैं कि अल्नर आर्टरी किधर की तरफ होएगी? जो आपकी लिटिल फिंगर है उसकी तरफ अल्नर आर्टरी होती है, तो उसको रिलीज़ करेंगे। अगर उसको रिलीज़ करते ही पेशेंट को बोलना है हाथ सीधा करने के लिए। ठीक है, तो पेशेंट जैसे ही हाथ सीधा करेगा हमको वो अल्नर आर्टरी छोड़ देनी है। 5 सेकेंड्स में आपका पाम जो है वो वापस से फ्लश्ड हो जाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, दोनों हमने आर्टरीज अगर दबा के रखी हुई है तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन इधर की तरफ को नहीं हो रहा, तो हमारा हाथ क्या होता है? वाइट वाइट सा होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको बोला कि ठीक है अब हाथ खोल ले, मुट्ठी खोल के फिर हमने उसका अल्नर आर्टरी से उंगली मतलब जो प्रेस किया था वो हटा दिया,
तो इसका मतलब क्या है कि रेडियल आर्टरी वहाँ पे ब्लड पहुँचा रही है ना। तो अगर पहुँचा रही है विदिन 5 सेकेंड्स वो फ्लश हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कोलेटरल सर्कुलेशन क्या है, इंटैक्ट है, तो हम पंचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग स्टेप्स। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है आर्टरी और उसको क्लीन करना है एंटीसेप्टिक से, जैसे लिग्नोकेन या अल्कोहल। हम तो ये अल्कोहल स्वैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन साइट्स है, रेडियल से, फेमोरल से, जहाँ से भी लेना है, तो पहले उस साइट को हम क्लीन करेंगे, साइट प्रिपरेशन होगी, ठीक है। ऑप्शनल है लिग्नोकेन देना पेन रिलीफ के लिए। मैंने तो अभी तक नहीं देखा ये पेन रिलीफ के लिए कोई लिग्नोकेन दे रहा है सैम्पलिंग से पहले। देन हम 23 गेज निडल को हिपरनाइज सिरिंज से अटैच करके 45 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट करेंगे, और अगर रेडियल पे कर रहे होते तो हम 30 डिग्री के एंगल पे जाते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे और वेट करेंगे कि पल्सेटाइल फ्लैश आए ब्लड का, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड में क्या होगा कि जो सिरिंज होती है वो ऑटोमेटिकली फिल होएगी, आपको ऊपर से प्रेशर नहीं लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब ब्लड आ जाएगा उसमें, तो जितना ब्लड चाहिए उतना लेके फिर उसको क्या करना है, निडल विड्रॉ करके फर्म प्रेशर 5 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करके रखना है आर्टीरियल साइड पे जहाँ से आपने सैंपल लिया है। और अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे तो उससे भी ज़्यादा प्रेस करके रखना होता है, ठीक है। 5 मिनट्स लिखा है, वैसे 2 मिनट तक ही करते हैं मोस्टली, तो इतना टाइम ही नहीं कि एक पेशेंट में 5 मिनट सिर्फ ये प्रेस करने के लिए। या तो यू कैन आस्क समवन कि आप थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ के रख लो, क्योंकि एबीजी एनालिसिस के लिए भी देना है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसमें कोई एयर वगैरह, आइडियली तो एयर वगैरह नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी आ जाती है तो उसको रिमूव कर देना है, सिरिंज को कैप कर देना है, और फिर उसको दोनों पाम्स के बीच में थोड़ा सा रोल कर देना है, जो कि जो हिपैरिन था वो पूरे उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद एबीजी एनालिसिस के लिए देना है 10-15 मिनट के अंदर ही। अगर आपको लगता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपकी मशीन ख़राब है और आपको किसी और आईसीयू में देना पड़ रहा है एबीजी एनालिसिस के लिए, तो आप क्या करोगे कि उसको किसी और आईसीयू में देना पड़ रहा है, किसी और लैब में देना पड़ रहा है, तो आप उसको आइस पैक में रखोगे और आइस पैक में ही भिजवाओगे, आइस पैक में रखे हुए ही भिजवाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबीजी के पैरामीटर्स और नॉर्मल वैल्यूज़। तो एबीजी पैरामीटर्स एंड नॉर्मल वैल्यूज़ में क्या है, सबसे पहले डिवाइड किया हुआ है इसको 3 उसमें, पैरामीटर्स, नॉर्मल रेंज और उनका मीनिंग क्या है। पीएच क्या होता है, पीएच होता है किसी भी चीज़ को में कितनी एसिडिटी है या कितना एल्कलिनिटी है उसको मेजर करने के लिए होता है। तो यहाँ हम क्या मेजर करते हैं, पीएच ऑफ ब्लड। तो ब्लड कितना अल्कलाइन है या एसिडिक है वो मेजर करने के लिए होता है। तो नॉर्मल रेंज इसका 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है, और मीनिंग एसिड बेस स्टेटस को चेक करने के लिए है। नेक्स्ट है PaCO2। PaCO2 क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मीनिंग क्या है कि कितना अमाउंट CO2 गैस का डिजॉल्व है आर्टीरियल ब्लड में। तो ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को दिखाने के लिए होता है मेन, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 गैस डिजॉल्व है आर्टीरियल ब्लड में, वो कौन बता रहा है, PaCO2। फुल फॉर्म क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल रेंज होती है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। मीनिंग क्या है, वेंटिलेशन दिखा रहा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन दिखा रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बाइकार्ब, HCO3-, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या बताता है, ये मेन बेस है या अल्कली है ब्लड में, जो कि किडनी से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट होता है, और ये क्या बता रहा होता है कि कितना बेस है, ठीक है। मेन बेस यही होता है ब्लड को अल्कली बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट है PaO2। PaO2 क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या ये मेजर कर रहा होता है, ऑक्सीजन लेवल डिजॉल्व इन आर्टीरियल ब्लड, कितना ऑक्सीजन लेवल आर्टीरियल ब्लड में डिजॉल्व है। नॉर्मल रेंज होती है 80 टू 100 mm ऑफ Hg,
और ये ऑक्सीजनेशन बता रहा होता है। नेक्स्ट आता है SaO2। SaO2 क्या होता है? ये होता है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैरिंग ऑक्सीजन। कितना परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 95 to 100%, और मीनिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन बता रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस एक्सेस। बेस एक्सेस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्सेस और डेफिसिट ऑफ बेस, यानी कि बाइकार्बोनेट इन द ब्लड। कितना एक्सेस में है या कितना डेफिसिट में है बाइकार्बोनेट, वो बेस एक्सेस बताता है। नॉर्मल रेंज होती है उसकी -2 से लेके +2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैं इसका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर नहीं लिखा इसमें, कोई बात नहीं, याद रखना और लिख लेना आप लोग। तो ये बफर स्टेटस बताता है, ठीक है, बफर बेस स्टेटस बताता है। नेक्स्ट इज़ लैक्टेट। लैक्टेट क्या होता है? लैक्टेट एक बाय प्रोडक्ट होता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो जब सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टेट होता है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है? ये <2 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए। टिश्यू परफ्यूजन मार्कर, टिश्यू क्या परफ्यूजन मार्कर है ये, ठीक है। तो हाई लैक्टेट का मतलब क्या होता है कि टिश्यूज़ को ढंग से ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो ये एक अर्ली मार्कर हो गया शॉक या सीवियर इलनेस का, ठीक है। क्या इंडिकेट करता है ये? कि टिश्यू हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा, अगर 2 से ज़्यादा है तो हो सकता है टिश्यू हाइपोक्सिया है, शॉक है, सेप्सिस है या पुअर परफ्यूजन है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम लैक्टेट देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितना है? <2 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरप्रिटेशन पे। तो सिंपल अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? पीएच। पीएच में अगर 7.35 से कम है तो क्या है? एसिडेमिया है, ठीक है। और 7.45 से ज़्यादा है तो क्या है? एल्केलेमिया है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं PaCO2, सेकेंड स्टेप। सबसे पहले पीएच चेक करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम PaCO2 चेक करते हैं। PaCO2 की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या रहता है कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, ठीक है। वो बढ़ेगा या घटेगा, कौन इफेक्ट करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मतलब PaCO2 के लिए सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल वो करेंगे। तो अगर PaCO2 बढ़ा हुआ है तो क्या है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। PaCO2 अगर कम है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं बाइकार्ब, जिसको कि हम बोलेंगे मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक सिस्टम मतलब मेटाबॉलिक लेवल पे बाइकार्ब में जो भी हमारा बढ़ रहा है घट रहा है तो हम उसको मेटाबॉलिक स्टेज पे चल रहा है वाला बोलते हैं, ठीक है। जैसे बाइकार्ब हमारा घटा हुआ है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, अगर हमारा बाइकार्ब बढ़ा हुआ है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम मैच करते हैं डिसऑर्डर्स को। अगर पीएच और CO2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब कि अगर पीएच और CO2, पीएच अगर बढ़ा हुआ है तो CO2 कम है, CO2 अगर बढ़ा हुआ है तो पीएच कम है, अगर ऐसा रहता है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जाएगा, कि उसकी वजह से रेस्पिरेशन की वजह से उस सिस्टम की वजह से सारा इश्यूज चल रहा है। लेकिन अगर पीएच और बाइकार्ब HCO3- दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब पीएच बढ़ा है तो बाइकार्ब भी बढ़ा है, पीएच कम है तो बाइकार्ब भी कम है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है? तब मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? फिफ्थ स्टेप है कि हम कंपनसेशन चेक करते हैं। ये तो प्राइमरी में समझ आ गया कि चलो ये था। कंपनसेशन क्या होता है? तो कंपनसेशन में हमारा बॉडी हमेशा कुछ भी एबनॉर्मल चलता है तो पहले हमारा बॉडी ट्राई करता है कि उसको कंपनसेट करके नॉर्मल कर दे। अगर वो कंपनसेट कर पाता है तो वो ठीक है, नहीं कर पाता है तो फिर वो अनकम्पनसेटेड होता है। तो अनकम्पनसेटेड में क्या होता है? ओनली वन सिस्टम, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक एबनॉर्मल होएगा, ठीक है। अनकम्पनसेटेड
में क्या है कि सिर्फ एक ही सिस्टम जो है हमारा एबनॉर्मल होएगा, या तो रेस्पिरेटरी ही एबनॉर्मल होएगा तो मेटाबॉलिक ही एबनॉर्मल होएगा। सेकेंड आता है पार्शली कंपनसेटेड। पार्शली कंपनसेटेड में क्या होता है, बोथ एबनॉर्मल, ठीक है, बट पीएच नॉट येट नॉर्मल। पार्शली कंपनसेटेड में क्या है कि रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक दोनों ही एबनॉर्मल, लेकिन पीएच अभी तक नॉर्मल नहीं आया है। जबकि फुल्ली कंपनसेटेड में क्या होता है कि पीएच नॉर्मल आ गया होता है, लेकिन बाइकार्ब और रेस्पिरेटरी, मतलब मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, बाइकार्ब और CO2 दोनों के दोनों एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। अनकम्पनसेटेड में अभी कोई किसी ने कंपनसेट ही नहीं किया है, पार्शल तो दोनों, मतलब या तो रेस्पिरेटरी ही एबनॉर्मल होएगा या तो मेटाबॉलिक ही एबनॉर्मल होएगा। पार्शली कंपनसेटेड में क्या है कि कंपनसेशन के लिए ट्राई चल रहा है, तो पीएच तो बाइकार्ब और CO2 दोनों एबनॉर्मल होएगा, लेकिन क्योंकि पार्शली कंपनसेटेड है, पूरा कंपनसेट नहीं हुआ है, तो अभी पीएच क्या है, नॉर्मल नहीं आया हुआ होगा। फुल्ली कंपनसेटरी में क्या है कि CO2 भी डीरेंज्ड होएगा और बाइकार्ब HCO3 भी 3- भी डीरेंज होएगा, लेकिन क्या होएगा, पीएच नॉर्मल होएगा क्योंकि फुल्ली कंपनसेट हो चुका है, तो पीएच क्या होएगा, नॉर्मल होएगा। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है यूज़ एक्सपेक्टेड कंपनसेटरी फार्मूलाज। एक्सपेक्टेड कंपनसेटरी फार्मूलाज हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर हमें कंपनसेशन देखना है कि अप्रोप्रिएटली कंपनसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उन केसेस में हम करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करने के लिए कि मिक्स्ड एसिड बेस इम्बैलेंस तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ये फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद अगर हमारा जो एक्चुअल PaCO2 पेशेंट का आ रहा है वो हमारा कैलकुलेटेड जितना नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि मिक्स्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होएगा। सेम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देखते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी कैलकुलेशन का फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला यूज़ करके अगर जो हमारा कैलकुलेटेड है वो मैच नहीं हो रहा इससे, तो एडिशनल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है पेशेंट में भी इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है वाला होएगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो उसमें क्या होएगा, अगर ये फॉर्मूला डालने के बाद इफ़ मोर और लेस चेंजेस आर प्रेजेंट, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो प्रेजेंट वाला होता है। तो इन शॉर्ट यही है कि ये फार्मूलाज हम किस लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो कंपनसेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखने के लिए, और सेकंड मिक्स्ड एसिड बेस इम्बैलेंस तो नहीं है ये चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट है फिर हम असेस करते हैं ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन में कैसे, PaO2 चेक करते हैं हम इसमें। अगर PaO2 80 से कम है तो इसका मतलब हाइपोक्सेमिया है। हाइपोक्सेमिया में भी फिर इन्होंने 3 में कैटेगराइज किया है, 60 to 80 में माइल्ड है, 40 to 60 में मॉडरेट है, और लेस देन 40 होता है तो इसका मतलब सीवियर हाइपोक्सेमिया हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजनेशन असेसमेंट कैसे करते हैं, तो ऑक्सीजनेशन असेसमेंट में सबसे पहले हम PF रेशो देखते हैं, ठीक है। PF रेशो क्या होता है, जो हमारा PaO2 है उसका रेशो FiO2 के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम PF रेशो बोलते हैं, ठीक है। तो PaO2 तो हम mm/Hg में लेंगे और FiO2 हम डेसिमल में लेंगे। जैसे अगर 20 कह रही हूँ, अगर हमारा मान लो 40 है, ठीक है, 40% ऑफ FiO2 पे हमने पेशेंट को रखा है, तो 40 का हम क्या लेंगे, 0.4 लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम FiO2 को डेसिमल में लेते हैं और PaO2 किस में होना चाहिए, mm/Hg में होना चाहिए। तो जब हम इनका रेशो लेंगे तो कॉमन जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो मोर देन 400 होता है, माइल्ड ARDS अगर सस्पेक्ट करो तो 200 to 300 होता है, मॉडरेट ARDS में 100 to 200 है, और सीवियर ARDS की कंडीशन में इट विल बी लेस देन 100, ठीक है। तो PF रेशो हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑक्सीजनेशन असेसमेंट के लिए। PF रेशो एक्चुअल में क्या होता है, PaO2 डिवाइडेड बाय FiO2, ठीक है, उन दोनों का रेशो है। रेशो कितना होना चाहिए, मोर देन 400 होना चाहिए अगर हमारा नॉर्मल है। ARDS में 200 to 300 लेते हैं, मॉडरेट ARDS में
माइल्ड में मतलब माइल्ड ARDS में हम 200 to 300 लेते हैं, मॉडरेट में 100 to 200 एंड सीवियर ARDS है तो लेस देन 100 होता है। और PaO2 किस में लेना है हमें, mmHg में, FiO2 हमने डेसिमल में लेना होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन असेसमेंट क्लियर। नेक्स्ट है कॉमन ICU ABG पैटर्न्स। तो कॉमन पैटर्न्स इन सब कंडीशंस में क्लिनिकल सिचुएशंस दे रखे, ABG पैटर्न्स दे रखे और उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा कि किन कंडीशंस में कैसा पैटर्न देखने को मिलता है। देखो COPD में क्या है, pH क्या है, pH रिड्यूस्ड है, ठीक है। और PaCO2 क्या है, वो इंक्रीज है और बाइकार्ब भी इंक्रीज है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेप्सिस। सेप्सिस में pH भी घटा हुआ हो सकता है, बाइकार्ब भी घटा हुआ हो सकता है, PaCO2 भी मतलब घटा हुआ होएगा, तीनों चीज़ें रिड्यूस्ड है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया प्लस रेस्पिरेटरी कंपनसेशन हो गया। वॉमिटिंग और NG सक्शनिंग, इनमें क्या होता है, pH बढ़ा हुआ होगा, बाइकार्ब बढ़ा हुआ है, CO2 बढ़ा हुआ है, तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद कंपनसेशन है। एंजाइटी या हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, pH बढ़ा हुआ है, PaCO2 घटा हुआ है, बाइकार्ब घटा हुआ है, तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। कार्डियक अरेस्ट या लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है, pH घटा हुआ है, बाइकार्ब घटा हुआ है, वेरिएबल PaCO2 है, तो ये सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को शो करता है। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल टिप्स। Always correlate ABG with clinical status and ventilator settings. Repeat ABG after any ventilator change or major therapy. Avoid air bubbles, they cause false high PaO2. Use arterial line sampling in patients requiring frequent ABGs. And the last is for low PaO2, check FiO2, PEEP, secretions and circuit leak. मतलब ऐसा नहीं है ना कि PaO2 कम आए हैं तो बिल्कुल पेशेंट मतलब कुछ ये हो सकता है कि हमने या तो FiO2 ही कम रखा है तो पीप कम है, या तो सिक्रीशंस भरे पड़े हैं, या तो सर्किट से लीक हो रहा था, तो वो सब भी चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। सी हमारे पास एक ABG है जिसमें pH 7.25 है, PaCO2 55 mmHg है, बाइकार्ब हमारा 24 मिली इक्विवेलेंट लीटर दे रखा है और PaO2 65 mmHg ऑन FiO2 ऑफ 0.4 दे रखा है। तो सबसे पहले हमने pH चेक किया, pH कितना आया, 7.35 से कम है तो एसिडोसिस में आ गया। PaCO2 देखा, PaCO2 55 आया, तो नॉर्मल कितना था, 35 to 45 mmHg होता। तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्योंकि CO2 इंक्लूड की वजह से हो रहा है तो रेस्पिरेटरी कॉज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बाइकार्ब देखा हमने, बाइकार्ब कितना 20 to 24 नॉर्मल में ही है, नॉर्मल रेंज में है, तो कोई मेटाबॉलिक कंपनसेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो डायग्नोस हमने कर दिया एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। COPD एक्सिबिशन हाइपर वेंटिलेशन वगैरह की वजह से हो सकता है। इसमें देखो PF रेशो भी निकाल सकते हैं क्योंकि इन्होंने FiO2 भी दे रखा था, ठीक है। और ये PaO2 बाय FiO2 करके, उसके अलावा और क्या कर सकते थे हम, एक तो PF रेशो निकाल सकते थे, बाकी PaO2 तो दे ही रखा है इन्होंने, तो ये भी नॉर्मल रेंज में नहीं है, ठीक है। तो आप पूरा ABG इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से कर सकते हो, जो स्टेप्स दे रखे थे ना वो स्टेप्स अप्लाई करने हैं किसी भी रिपोर्ट में, जो जो चीज़ें दे रखी है मेन वही पैरामीटर्स देख के आप वही स्टेप अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट आपको कुछ तो समझ आ ही जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट है निमोनिक देखते हैं इजी रिकॉल के लिए। तो हम एक ये रोम करके एक निमोनिक है, इसको यूज़ करते हैं कि रेस्पिरेटरी में अपोजिट जाता है और मेटाबॉलिक में इक्वल जाता है। तो क्या अपोजिट जाता है और क्या इक्वल जाता है ये भी पता होना चाहिए। सी रेस्पिरेटरी में pH और PaCO2 क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो RO रेस्पिरेटरी अपोजिट, pH और PaCO2 अपोजिट में गए, ठीक है। रेस्पिरेटरी का स्टेटस कौन बता रहा है, PaCO2 बताता है, तो याद रहेगा pH और PaCO2 का रिलेशन देख रहे होते हैं। मेटाबॉलिक में इक्वल चलता है, तो मेटाबॉलिक कौन बताता है, बाइकार्ब बताता है, ठीक है। किडनी रेगुलेट कर रही होती है ना इसको, तो कौन बता रहा होता है, बाइकार्ब बता रहा होता है। तो pH और बाइकार्ब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द इजी निमोनिक टू रिकॉल रोम करके। नेक्स्ट दीज आर द रेफरेंसेस
एंड थैंक यू सो मच।